गुप्त राजवंश या गुप्त साम्राज्य प्राचीन भारत का एक हिंदू साम्राज्य था जिसने लगभग संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप पर शासन किया। इतिहासकारों द्वारा इस अवधि को भारत का स्वर्ण युग माना जाता है। मौर्य वंश के पतन के बाद दीर्घकाल में हर्ष तक भारत में राजनीतिक एकता स्थापित नहीं रही। कुषाण व सातवाहनों ने राजनीतिक एकता लाने का प्रयास किया। मौर्योत्तर काल के उपरांत तीसरी शताब्दी ईस्वी में 3 राजवंशों का उदय हुआ, जिसमें मध्य भारत में नाग शक्ति, दक्षिण में वाकाटक और पूर्व में गुप्त वंश प्रमुख हैं। मौर्य वंश के पतन के पश्चात नष्ट हुई राजनीतिक एकता को पुनः स्थापित करने का श्रेय गुप्त वंश को जाता है। आज की वीडियो में जानेंगे गुप्त वंश और उनके महान राजाओं का इतिहास। वीडियो में अंत तक बने रहिए। आप देख रहे हैं ब्रेकआउट फैक्ट्स। गुप्त वंश की उत्पत्ति। गुप्त साम्राज्य का उदय तीसरी शताब्दी के अंत में प्रयाग के निकट कौशाम्बी में हुआ था। जिस प्राचीनतम गुप्त राजा के बारे में पता चला है वो है श्रीगुप्त। हालांकि प्रभावती गुप्त के पूना ताम्रपत्र अभिलेख में इसे आदिराज कहकर संबोधित किया गया है। श्रीगुप्त ने गया में चीनी यात्रियों के लिए एक मंदिर बनवाया था, जिसका उल्लेख चीनी यात्री यी जिंग ने 500 वर्ष बाद सन 671 से सन 695 के बीच किया। पुराणों में कहा गया है कि आरंभिक गुप्त राजाओं का साम्राज्य गंगा, द्रोणी, प्रयाग, साकेत तथा मगध में फैला था। श्रीगुप्त के समय में महाराजा की उपाधि सामंतों को प्रदान की जाती थी, अतः श्रीगुप्त किसी के अधीन शासक था। प्रसिद्ध इतिहासकार केपी जायसवाल के अनुसार श्रीगुप्त भारशिवों के अधीन एक छोटे राज प्रयाग का शासक था। इन्होंने रचना देवी से विवाह किया था। रचना देवी को रत्ना देवी या रत्नावती भी कहा जाता था। ये गुप्त साम्राज्य की प्रथम रानी थी। घटोत्कच गुप्त। घटोत्कच, जिसका काल 300 से 319 ईस्वी बताया जाता है, गुप्त काल में श्रीगुप्त का पुत्र और उसका उत्तराधिकारी था। लगभग 280 ईस्वी में श्रीगुप्त ने घटोत्कच को अपना उत्तराधिकारी बनाया था। घटोत्कच उस समय के शक साम्राज्य का सेनापति था। इसका शासनकाल 4वीं सदी के प्रथम और द्वितीय दशकों में रखा जा सकता है। घटोत्कच गुप्त नाम के एक शासक की कुछ मोहरें वैशाली से प्राप्त हुई हैं। कुछ विद्वान इन मोहरों को गुप्त पुत्र घटोत्कच गुप्त की ही मानते हैं। सेंट पीटर्सबर्ग के संग्रह में एक ऐसा सिक्का मिला है जिसके एक और राजा का नाम घटोगुप्त और दूसरी ओर विक्रमादित्य की उपाधि अंकित है। मधुमती नाम की एक क्षत्रिय कन्या से घटोत्कच ने विवाह किया था। प्रभावती गुप्त के पूना और रिद्धिपुर के ताम्रपत्र अभिलेखों में घटोत्कच को गुप्त वंश का प्रथम राजा बताया गया है। इसका राज्य संभवतः मगध के आसपास तक ही सीमित था। महाराज घटोत्कच ने लगभग 319 ईस्वी तक शासन किया था। चंद्रगुप्त प्रथम। सन 320 में चंद्रगुप्त प्रथम अपने पिता घटोत्कच के बाद राजा बना। चंद्रगुप्त गुप्त वंशावली में पहला स्वतंत्र शासक था। इसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। चंद्रगुप्त ने लिच्छवी संघ को अपना साम्राज्य में शामिल कर लिया। इसका शासनकाल 320 ईस्वी से 335 ईस्वी तक था। चंद्रगुप्त ने गुप्त संवत की स्थापना की थी। गुप्त संवत तथा शक संवत के मध्य 241 वर्षों का अंतर था। पुराणों तथा हरिशेण लिखित प्रयाग प्रतिष्ठित से चंद्रगुप्त प्रथम के राज्य के विस्तार के विषय में जानकारी मिलती है। चंद्रगुप्त ने लिच्छवियों का सहयोग और समर्थन पाने के लिए उनकी राजकुमारी कुमार देवी के साथ विवाह किया। इस वैवाहिक संबंध के परिणाम स्वरूप चंद्रगुप्त ने लिच्छवियों का राज्य प्राप्त कर लिया तथा मगध उसके सीमावर्ती क्षेत्र में आ गया। चंद्रगुप्त ने जो सिक्के चलाए उसमें चंद्रगुप्त और कुमार देवी के चित्र अंकित होते थे। इस प्रकार स्पष्ट है कि लिच्छवियों के साथ संबंध स्थापित करके चंद्रगुप्त प्रथम ने अपने राज्य को राजनीतिक दृष्टि से सुदृढ़ तथा आर्थिक दृष्टि से समृद्ध बना दिया। इतिहासकार राय चौधरी कहते हैं कि चंद्रगुप्त प्रथम ने कौशाम्बी तथा कौशल के महाराजाओं को जीतकर अपने राज्य में मिलाया तथा साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र में स्थापित की। समुद्रगुप्त। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद 335 ईस्वी में उसका तथा कुमार देवी का पुत्र समुद्रगुप्त राजगद्दी पर बैठा। वे वैश्विक इतिहास के सबसे बड़े और सबसे सफल सेनानायक और सम्राट माने जाते हैं। समुद्रगुप्त गुप्त राजवंश के चौथे शासक है और उनका शासनकाल भारत के लिए स्वर्ण युग की शुरुआत कही जाती है। समुद्रगुप्त को गुप्त राजवंश का महानतम राजा माना जाता है। वे एक उदार शासक, वीर योद्धा और कला के संरक्षक थे। समुद्रगुप्त के कई अग्रज भाई थे, फिर भी उनके पिता ने समुद्रगुप्त की प्रतिभा को देखकर उन्हें अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। समुद्रगुप्त ने एक विशाल साम्राज्य का निर्माण किया जो उत्तर में हिमालय से दक्षिण में विंध्य पर्वतक और पूर्व में बंगाल की खाड़ी से पश्चिम पूर्व में मालवा तक विस्तृत था। कश्मीर, पश्चिमी बंगाल, पश्चिमी राजस्थान, सिंध तथा गुजरात को छोड़कर समस्त उत्तर भारत इसमें सम्मिलित था। दक्षिण पथ के शासक और पश्चिमी उत्तर भारत की विदेशी शक्तियां उसकी अधीनता स्वीकार करती थी। समुद्रगुप्त ने सैन्य विजय के उपरांत एक अश्वमेध यज्ञ करवाया। प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार समुद्रगुप्त की दिग्विजय का ध्येय धरणी बंधन यानी भूमंडल को बांधना था। समुद्रगुप्त के काल में सदियों की राजनीतिक विकेंद्रीकरण और विदेशी शक्तियों के आधिपत्य के बाद आर्यावर्त पुनः नैतिक, बौद्धिक और भौतिक उन्नति की चोटी पर जा पहुंचा। रामगुप्त। समुद्रगुप्त के बाद रामगुप्त सम्राट बना, लेकिन इसके राजा बनने में विभिन्न विद्वानों का मतभेद है। विभिन्न साक्ष्यों के आधार पर पता चलता है कि समुद्रगुप्त के 2 पुत्र थे, रामगुप्त और चंद्रगुप्त। रामगुप्त बड़ा होने के कारण पिता की मृत्यु के बाद गद्दी पर बैठा, लेकिन वह निर्बल और कायर था। वह शकों द्वारा पराजित हुआ था और उसने अत्यंत अपमानजनक संधि कर अपनी पत्नी ध्रुव स्वामिनी को शकराज को भेंट में दे दिया था। लेकिन उसका छोटा भाई चंद्रगुप्त द्वितीय बड़ा ही वीर और स्वाभिमानी व्यक्ति था। वह छद्म वेश में ध्रुव स्वामिनी के वेश में शकराज के पास गया। वह शकों को पराजित कर ध्रुव स्वामिनी को वापस लेकर आया। इसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने बड़े भाई रामगुप्त की हत्या कर दी और उसकी पत्नी से विवाह कर लिया और गुप्त वंश का शासक बन बैठा। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य।
चंद्रगुप्त द्वितीय 375 ईस्वी में सिंहासन पर आसीन हुआ। वह विक्रमादित्य के नाम से इतिहास में प्रसिद्ध हुआ। अपने 40 वर्ष के शासनकाल में उसने 375 से 415 ईस्वी तक राज्य किया। चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों पर अपनी विजय हासिल की, जिसके बाद गुप्त साम्राज्य एक शक्तिशाली राज्य बन गया। सांची अभिलेख में उसे देवराज या प्रवरसेन कहा गया है। उसने विक्रमांक, विक्रमादित्य, परम भागवत आदि उपाधियां धारण की। उसने नागवंश, वाकाटक और कदम्ब राजवंश के संग वैवाहिक संबंध स्थापित किए। उसने नाग राजकुमारी कुबेर नागा के संग विवाह किया, जिससे एक कन्या प्रभावती गुप्त पैदा हुई। वाकाटकों का सहयोग पाने के लिए चंद्रगुप्त ने अपनी पुत्री प्रभावती गुप्त का विवाह वाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय के साथ कर दिया। उसने प्रभावती गुप्त के सहयोग से गुजरात और काठियावाड़ पर विजय प्राप्त की। वाकाटकों और गुप्तों की सम्मिलित शक्ति ने शकों का उन्मूलन कर दिया। शकों पर विजय प्राप्त करने के बाद उसने उज्जैन को गुप्त साम्राज्य की राजधानी बनाया। उसके शासनकाल में चीनी बौद्ध यात्री फाहियान ने 399 ईस्वी से 414 ईस्वी तक भारत की यात्रा की थी। उसने भारत का वर्णन एक सुखी और समृद्ध देश के रूप में किया है। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल को स्वर्ण युग भी कहा गया। अपनी विजयों के परिणाम स्वरूप चंद्रगुप्त द्वितीय ने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की। उसका साम्राज्य पश्चिम में गुजरात से लेकर पूर्व में बंगाल तक तथा उत्तर में हिमालय की ताप घाटी से दक्षिण में नर्मदा नदी तक विस्तृत था। चंद्रगुप्त द्वितीय का काल कला साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। उसके दरबार में विद्वानों और कलाकारों को आश्रय प्राप्त था। इसमें कालिदास, ध्वंतरी, शर्तक, अमर सिंह, शंकु, बेताल भट्ट, घटकपर्र, वराह मिहिर, वरुरुचि, आर्यभट्ट, विशाख दत्त, शूद्रक, ब्रह्मगुप्त, विष्णु शर्मा और भास्कराचार्य उल्लेखनीय थे। ब्रह्मगुप्त ने ब्रह्म सिद्धांत प्रतिपादित किया, जिसके बाद में न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के नाम से इसे प्रतिपादित किया। कुमारगुप्त प्रथम। कुमारगुप्त प्रथम चंद्रगुप्त द्वितीय की मृत्यु के बाद सन 1415 में सत्तारूढ़ हुआ। उसने 40 वर्षों तक शासन किया। वह चंद्रगुप्त द्वितीय की पत्नी ध्रुव देवी से उत्पन्न सबसे बड़ा पुत्र था। कुमारगुप्त प्रथम का शासन शांति और सुव्यवस्था का काल था। साम्राज्य उन्नति की पराकाष्ठा पर था। कुमारगुप्त ने अपने विशाल साम्राज्य की पूरी तरह से रक्षा की, जो उत्तर में हिमालय से दक्षिण में नर्मदा तक और पूर्व में बंगाल की खाड़ी से लेकर पश्चिम में अरब सागर तक विस्तृत था। कुमारगुप्त प्रथम के अभिलेखों और मुद्राओं से ज्ञात होता है कि उसने अनेक उपाधियां धारण की थी। उसने महेंद्र कुमार, श्री महेंद्र सिंह, महेंद्रा दिव्य आदि की उपाधि धारण की। भीतरी अभिलेख से ज्ञात होता है कि कुमारगुप्त के काल में पुष्यमित्र ने गुप्त साम्राज्य पर आक्रमण किया था। इस युद्ध का संचालन कुमारगुप्त के पुत्र स्कंदगुप्त ने किया था। उसने पुष्यमित्र को युद्ध में परास्त किया। माना जाता है कि नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण गुप्त राजा कुमारगुप्त के द्वारा ही करवाया गया था। इसे विश्व का पहला अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय माना जाता है। ये संस्कृत शब्दों नालम और दा से बना है। संस्कृत में नालम का अर्थ कमल होता है। कमल ज्ञान का प्रतीक है और दा यानी कमल को देने वाली यानी ज्ञान देने वाली। स्कंदगुप्त। पुष्यमित्र के आक्रमण के समय ही गुप्त शासक कुमारगुप्त प्रथम की 425 ईस्वी में मृत्यु हो गई थी। उसकी मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र स्कंदगुप्त सिंहासन पर बैठा। उसने सर्वप्रथम पुष्यमित्र को पराजित किया और उस पर विजय प्राप्त की। मंदसौर शिलालेख से ज्ञात होता है कि स्कंदगुप्त की प्रारंभिक कठिनाइयों का फायदा उठाते हुए वाकाटक शासक नरेंद्र सेन ने मालवा पर अधिकार कर लिया, परंतु स्कंदगुप्त ने वाकाटक शासक नरेंद्र सेन को पराजित कर दिया। स्कंदगुप्त ने 12 वर्ष तक शासन किया। स्कंदगुप्त ने विक्रमादित्य, क्रमादित्य आदि उपाधियां धारण की। कहोम शिलालेख में स्कंदगुप्त को शक्रोपण कहा गया। वो बड़ा ही उदार शासक था और प्रजा उसके राज्य में सुखी और समृद्ध थी। उसे अपनी प्रजा के सुख दुख की निरंतर चिंता बनी रहती थी। उसके शासन काल में संघर्षों की भरमार लगी रही। उसके काल में हूणों ने गांधार पर कब्जा कर लिया और फिर गुप्त साम्राज्य को चुनौती दी, पर स्कंदगुप्त ने उन्हें करारी शिकस्त दी और हूणों ने अगले 50 वर्षों तक अपने आप को भारत से दूर रखा। स्कंदगुप्त गुप्त राजवंश का आखिरी शक्तिशाली सम्राट था। 467 ईस्वी में उसका निधन हो गया। हालांकि गुप्त वंश का अस्तित्व इसके 100 वर्षों बाद तक बना रहा, पर यह धीरे धीरे कमजोर होता चला गया। गुप्त राजवंश का पतन। स्कंदगुप्त के बाद गुप्त वंश में कोई भी महान शासक नहीं आया। इस वजह से धीरे धीरे गुप्त वंश का पतन चालू हो गया। उसके बाद पुरुगुप्त राजा बना, फिर कुमारगुप्त द्वितीय, बुद्धगुप्त, नरसिंहगुप्त बालादित्य, कुमारगुप्त तृतीय, दामोदर गुप्त, महासेन गुप्त, देवगुप्त, माधव गुप्त। गुप्त वंश के सभी शासक अयोग्य निकले और हूणों के आक्रमण का सामना नहीं कर सके। 550 ईस्वी आते आते गुप्त साम्राज्य का पतन हो गया। आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे अपने दोस्तों के संग शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हमारे नए आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए।